हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKPS स्टडी नंबर 1। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों या साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण और डी ललित निबंध। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या होगा आप लोग मुझे चैट सेक्शन में चैट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पर इसका उत्तर जान लेते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ये एक ललित निबंध है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन लोगों का डी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न में है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है विद्वत्पूर्ण बात करना, बी में है तर्कपूर्ण बात करना, सी में भीड़ से बात करना, डी में है आवक होकर अपने से बातचीत करना। तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आवक होकर अपने से बातचीत करना है ना। मनुष्य की बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वो डी हो जाएगा, आवक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है तर्क, बी में है जिज्ञासा, सी में है आत्मीयता और डी में है प्रवाहपूर्ण बात करना। तो देखिए संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मीयता है ना। देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो आत्मीयता होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोदी में हुई। आप लोग का क्या आंसर होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन है किरत सिंह, बी में है वाजीर सिंह, सी में है अतर सिंह और डी में है महीप सिंह। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा, लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी किसकी गोदी में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाजीर सिंह के, है ना। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो वाजीर सिंह की। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन लोगों का बी होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1913 में, 1915 में, सी में 1919 16 में और डी में है 1917 में। देखिए उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुई थी कब हुई थी, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1915 में। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका छठा प्रश्न है कि कुराई का क्या अर्थ होता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं क्या होगा। कुराई का क्या अर्थ होगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन है मगनी, बी है विवाह, सी है कड़वी बात और डी है दहेज। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुराई का जो अर्थ होगा मंगनी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का ए आंसर होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 7वां प्रश्न है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है फतेहपुर, बी में है गुलेरी, सी में मनेर और डी में है गमर। देखिए गुलेरी जो किस गांव के मूल निवासी थे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, गुलेरी जी किस गाँव के थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, गुलेरी गाँव के, है ना। गुलेरी जो किस गाँव के मूल निवासी थे, तो गुलेरी गाँव के। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जिन लोगों का बी होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। ए में है 2 भागों में, बी में है 4 भागों में, सी में है 5 भागों में, डी में है 6 भागों में। देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। किस अस्पताल में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग अपना अपना आंसर चूज कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, बिली गार्डन नर्सिंग होम में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है निधन हुआ था तो बिली गार्डन नर्सिंग होम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि माटी की मूर्ति रचनाकार किसकी है। माटी की मूर्ति रचनाकार किसकी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है राम वृक्ष बेनीपुरी, सी में है गजानन माधव मुक्तिबोध और डी में है RC प्रसाद सिंह। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, माटी की मूर्ति रचना किसकी रचना है कार है। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी का। माटी की मूर्ति रचना है
किसकी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न में कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यहाँ पर सारे ऑप्शन है। उसने कहा था बी में है जूठन, सी में है तिरीच और डी में है अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन लोगों का डी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है। यहाँ पर आपका 12वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है यथार्थ, बी है कल्पित, सी है आदर्श, डी है वास्तविक। देखिए अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्पित। क्या होगा इसका आंसर? बी हो जाएगा कल्पित। अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती जी का जो है कल्पित रूप है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि गंधारी थी कौन थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन है दुर्योधन की माँ, बी है कृष्ण की माँ, सी है अर्जुन की माँ, डी है बलराम की माँ। तो गंधारी कौन थी? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्योधन की माँ थी। गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न में है कि मालती का पति क्या था? मालती का पति क्या था? ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है वकील, सी है प्रधानाध्यापक, डी है अभियंता। तो मालती का पति क्या था? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी है मोहन राकेश, सी है भगत सिंह, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगत सिंह, है ना। भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत यानी कि मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सारे। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो भगत सिंह की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 23 मार्च 1931 को हुई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे। जिन लोगों का ए होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 17वां प्रश्न है कि पुंडलिकू जी कौन थे? पुंडलिकू जी कौन थे? यहाँ पर आपके ऑप्शन है गांव का मुखिया, बी है शिक्षक, सी है चिकित्सा, डी है राजनीतिक नेता। तो देखिए पुंडलिकू जी कौन थे? यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शिक्षक। पुंडलिकू जी कौन थे? तो एक शिक्षक थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का बी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपके 18वां प्रश्न है कि कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है सिपाही की माँ, बी है जूठन, सी है ओ सदानीरा, डी है तिरीच। तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा सी हो जाएगा ओ सदानीरा। जिन लोगों का ऑप्शन सी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ का क्या नाम है? ऑप्शन ए है कुंती, बी है मुन्नी, सी है बिस्नी और डी है कोई नहीं। यहाँ पर बिस्नी लिखा हुआ है, बिस्नी होगा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? मानक की माँ का क्या नाम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विष्णु, है ना। यहाँ पर विष्णु लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विष्णु नाम है। मानक की माँ का क्या नाम है? तो विष्णु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए विष्णु, बी मुन्नी, सी कुंती, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुन्नी। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपके 21 नंबर प्रश्न है कि जूठन के रचनाकार है। जूठन के रचनाकार है ऑप्शन ए है मोहन राकेश, बी है उदय प्रकाश, सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी है बालकृष्ण भट्ट। देखिए जूठन के जो रचनाकार कौन है आप लोगों का क्या आंसर है आप लोग जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जिन लोगों का ऑप्शन सी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न में है कि जूठन क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है रेखा चित्र, बी है शब्द चित्र, सी है कहानी, डी है आत्मकथा। तो जूठन एक कहानी है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपके 23वां प्रश्न है कि तिरीच कैसी कहानी है? तिरीच कैसी कहानी है? ऑप्शन ए है मिथकीय, बी में है मनोवैज्ञानिक, सी में है संस्कृत और डी में है प्रतीकात्मक। देखिए तिरीच कैसी कहानी है? तो तिरीच जो है एक प्रतीकात्मक कहानी है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन डी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपके 24 नंबर प्रश्न है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की जो कहानी है वो कौन सी है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है जीवन, बी है तिरीच, सी है रोज और डी है घुसपैठी। देखिए उदय प्रकाश की जो कहानी है इसमें
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिरीस। तिरीस जो कि उदय प्रकाश जी की कहानी है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है जे कृष्ण मूर्ति, बी है महात्मा गांधी, सी है विनोबा भावे, डी है जगदीश चंद्र माथुर। देखिए शिक्षा पाठ के जो रचयिता कौन है, आप लोग का क्या आंसर है, आप लोग चैट सेक्शन में जरूर चैट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति, है ना। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो जे कृष्ण मूर्ति। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन ए होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जायसी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है बिहार, डी में है छत्तीसगढ़। देखिए जायसी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, मैं जितने सारे प्रश्न आप सभी को अभी तक बताए हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो है इस प्रश्न को अच्छे से याद करके रिपीट करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को होने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जो है छूट ना पाए। तो आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो है वो किस कवि के पूज्य थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है तुलसीदास, बी है जायसी, सी है कबीर और डी है सूरदास। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो सूरदास जी के पूज्य कवि थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास जी की जो है कौन सी रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है पुत्र वियोग, बी में है कटक, सी में है छपे और डी में है पद। देखिए सूरदास जी की जो रचना है वो कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद, जो कि सूरदास की रचना है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 29 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आप लोग का क्या आंसर होगा, आप लोग मुझे चैट सेक्शन में चैट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा, क्या यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उसका एकदम सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है किसकी रचना है। ऑप्शन ए है नाभादास, बी है कबीर, सी है तुलसीदास, डी है सूरदास। तो रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास की, है ना। रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो जिन लोगों का सी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर प्रश्न है कि नाभादास की कौन सी रचना है। नाभादास की जो रचना है कौन सी है। ऑप्शन है कटक, बी है कविता, सी है उषा, डी है छपा। तो नाभादास की जो कौन सी रचना है यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप लोग का क्या आंसर होगा, आप लोग जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छप्पा, जो कि नाभादास जी की रचना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न में है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है ब्रज भाषा, सी है अवधी, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए भूषण ने जो है मुख्यतः ब्रज भाषा में जो है रचना की है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न में कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। छत्रसाल की तलवार जो है काली देवी को क्या प्रदान करती है। ऑप्शन ए है प्रसाद, बी है भजन, सी है गाने, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, प्रसाद, है ना। छत्रसाल की तलवार काली देवी को प्रसाद प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों का ए होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। मैं जितने सारे प्रश्न बतला रहा हूँ आप सभी को वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सारे प्रश्न को अच्छी से याद करके रखिएगा। तो आपके 34 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, बी है तुमुल कोलाहल कला, सी है उषा, डी है हार जीत। देखिए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, आप लोग जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कला, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है कानपुर, सी है इलाहाबाद, डी है फैजाबाद। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है। आप लोग का क्या आंसर होगा, आप लोग जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी है सुभद्रा कुमारी, सी है रघुवीर सहाय, डी है सोमेश्वर नाथ। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी, है ना।
पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी जी की। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके 37 नंबर प्रश्न है कि सुकून की तलाश क्या है? ऑप्शन ए है उपन्यास, बी है कहानी, सी है गजलें, डी है कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गजलें। सुकून की तलाश जो है एक गजलें है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन सी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर प्रश्न में है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन ए है गांव का घर, बी है उषा, सी है साकेत, डी है हारजीत। देखिए प्राकृतिक वर्णन से जो संबंधित कविता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा उषा, जो कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे प्रश्न को कभी ना मिस करें और अच्छे से याद करके रखें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप सभी को ये प्रश्न मिस ना हो पाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है पुत्र वियोग, बी में है उषा, सी हारजीत और डी में है अधिनायक। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है कौन सी कविता लिखी है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी लिखी है। आपका 40 नंबर प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए बिहार, बी दिल्ली, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का जो है जन्म हुआ था। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न में है कि मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने जो है सितारा किसे कहा है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है नेता को, बी है जनता को, सी है आकाश के तारे को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनता को। मुक्तिबोध ने सितारा जनता को कहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हरचरण कौन है? हरचरण जो है कौन है? ऑप्शन ए है घर का नौकर, बी है एक आम आदमी, सी है एक चरवाहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न है 43 नंबर कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी है रघुवीर सहाय, सी है मुक्तिबोध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रघुवीर सहाय, जो कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में शामिल है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ला ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ला ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए है अधिनायक, बी है प्यारे नन्हे बेटे और सी है पुत्र वियोग, डी है हार जीत। देखिए विनोद कुमार शुक्ला ने कौन सी कविता लिखी है? तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे, जो कि विनोद कुमार शुक्ला ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है 45 नंबर कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो है लोहा किसका प्रतीक माना गया है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है बंदूक का, बी है मशीन का, सी है कर्म का, डी है धर्म का। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कर्म का, जो कि प्यारे नन्हे बेटे में कविता को जो है लोहा का प्रतीक माना गया है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। देखिए 46 नंबर प्रश्न में है कि हारजीत कविता के रचयिता है। हारजीत कविता के रचयिता है ऑप्शन ए है अशोक बाजपेयी, बी है मलय, सी है लीलाधर जागुड़ी और डी है मदन कश्यप। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा हारजीत कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक बाजपेयी। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर प्रश्न में है कि घास में डूबका आकाश किसकी कृति है? घास में डूबका आकाश किसकी कृति है? ऑप्शन ए है विनोद कुमार शुक्ला, बी है प्रयाग शुक्ल की और सी है अशोक बाजपेयी की और डी है नामवर सिंह की। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक बाजपेयी की। अशोक बाजपेयी की जो है घास में डूबका आकाश ये कृति है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए झारखंड में, बी बिहार में, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। तो ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था क्या हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन ए होगा उनका करेक्ट आंसर होगा
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ऑप्शन ए है हारजीत, बी में है गाँव का घर, सी है पुत्र वियोग, डी है उषा। तो ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हारजीत, जो कि ज्ञानेंद्र पति ने लिखी है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गांव का घर, जो कि ज्ञानेंद्र पति की रचना है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों का बी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न है 50 नंबर की गाँव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। गाँव में जो है किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है लोकगीत की, बी है फिल्म की, सी है शौक के गीत की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, आप लोग जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकगीत की, जो कि गाँव में इसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए वाले जिनका ए होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों ने कितने अभी तक प्रश्न का आंसर सॉल्व किए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।